नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज यानी 21 नवंबर को 80वां जन्मदिन है। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 29 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला था। बच्चों तथा महिलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील आनंदीबेन को गुजरात के आयरन लेडी का खिताब भी मिला है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद संभालने से पहले वह मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी। आनंदीबेन पटेल 1998 से गुजरात की विधायक थी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि शुचिता, कर्मठता और पारदर्शिता की परंपराएं उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ व सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि कोविड टीके की पहली डोज न लेने वालों की सूची बनाई जाए। जिनकी दूसरा डोज लगवाने की हुई अवधि निकल चुकी है, उनकी अलग लिस्ट तैयार की जाए। सीएम ने कोविड टीकाकरण अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है। अभी तक टीके की 14 करोड़ 67 लाख डोज लग चुकी हैं। इनमें पहला डोज लेने वाले 10 करोड़ 46 लाख हैं, जबकि 4 करोड़ 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। सीएम ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने की जरूरत है और इसके लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। घर घर जाकर सर्वेक्षण करें और दिव्यांग, अक्षम और निराश्रित वृद्धजनों से संपर्क कर टीकाकरण कराएं। सीएमओ स्तर से ग्राम प्रधानों, पार्षदों समेत अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। वहीं प्रदेश में जीका संक्रमण के मामले भी घटे हैं और अब कुल जीका संक्रमित मरीज 43 हैं, जबकि 103 की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और तेज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सर्दी के मौसम में गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार की तरफ से गरीबों को कंबल और कई चीजों का वितरण कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। आगामी शीतलहर को देखते हुए गरीबों को परेशानी न हो, इसके लिए राहत कार्य संचालित करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा सभी जिलों को लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि कंबल वितरण के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कंबल वितरण का कार्य पूरी पारदर्शिता से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी कारण जिलों को अधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी तो शासन द्वारा समय से राशि आवंटित कर दी जाएगी। कंबल वितरण के लिए सभी जिलों को प्रति तहसील 5-5 लाख रुपए, साथ ही अलावा हेतु प्रति तहसील 50,000 रुपए की धनराशि दी गई है। इस प्रकार लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है और इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती ठंड को देखते हुए राजस्व विभाग और नगर विकास विभाग को प्रदेश में तत्काल रेन बसेरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2021 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने 257 पायदान की लंबी छलांग लगाकर देश में 12वां और प्रदेश में पहला स्वच्छ शहर बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं वाराणसी सर्वाधिक स्वच्छ गंगा तटीय शहर बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर राज्य की जनता को बधाई दी है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव 2021 में उत्तर प्रदेश के 18 शहरों को स्वच्छता के विभिन्न मानकों पर खरा उतरने के लिए पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी चयनित शहरों को सम्मानित किया। इसके तहत कानपुर को सफाई के मामले में 21वें रैंक हासिल हुई है और प्रदेश में साफ सुथरे शहरों की फहरिस्त में लखनऊ अव्वल रहा है। वहीं वाराणसी को गंगा का सर्वश्रेष्ठ तटीय शहर नंबर 1 वेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वाराणसी को यह पुरस्कार 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की श्रेणी में दिया गया है। 1 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कन्नौज को नंबर 1 वेस्ट गंगा टाउन का पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश के 18 शहरों को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप साफ सफाई के संबंध में देश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता सृजित हुई है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में देश के 4000 शहरों को शामिल किया गया था। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है और अब गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी रास्ता साफ हो गया है। मेरठ में प्रयागराज तक इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने
अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण निविदा की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। इसके पूरे होते एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी है। योगी सरकार मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। यूपीडा द्वारा तय किए गए अलाइनमेंट के आधार पर 6 लेन चौड़े 8 लेन विस्तारणीय एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। दावा है कि अब तक लगभग 94% भूमि क्रय अधिग्रहित करी जा चुकी है। काफी समय से यूपीडा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्रयासरत था। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही इसका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पीएम ने गाजीपुर से लखनऊ तक बनाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण सुल्तानपुर से किया। कुछ महीनों में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी संभावित है। यूपीडा अधिकारियों का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। ऐसा अनुमान है कि निर्माण के दौरान लगभग 12,000 व्यक्तियों को अस्थायी रूप से काम मिलेगा, जबकि टोल प्लाजा बनने पर लगभग 100 व्यक्तियों की स्थायी आधार पर रोजगार दिए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को आज रविवार को 310 और विशेषज्ञ डॉक्टर मिल गए हैं और इससे राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लोक सेवा आयोग से चयनित 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। विभाग द्वारा 310 डॉक्टरों को कॉल लेटर भेजे गए थे। सीएम योगी ने जनपद लखनऊ में लोक सेवा आयोग से प्रथम चरण में चयनित 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही 15 BSL 2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी किया गया। राज्य सरकार का दावा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है और नए अस्पताल खोले गए हैं। वहीं हाल ही में राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया गया है, जहां डॉक्टरों की तैनाती की गई है और इसके साथ रही राज्य के नए मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को जो अलग अलग जनपदों में जाकर के शासकीय सेवा के माध्यम से जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित होने और शासकीय सेवा में उन्हें जाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक काफी कम संख्या में थे, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया और जो विभाग की नीति थी उसके तहत केवल MBBS चिकित्सकों की ही नियुक्ति यहां पर होती थी। अगर कोई विशेषज्ञ चिकित्सक आ भी जाता था तो अलग से उनके लिए कोई प्रावधान न होने के कारण वह जिस सम्मान का हकदार होना चाहिए था वह उसे नहीं प्राप्त हो पाता था। और अक्सर जब भी समीक्षा होती थी विभाग में, मैं अक्सर इस बात को कहता था कि अलग अलग विषयों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनको भी समाहित करते हुए उनके अनुरूप जो सेवाएं होनी चाहिए उसके अनुसार उन्हें तैनाती भी मिलनी चाहिए। अंततः शासन स्तर पर विभाग के इस नीतिगत निर्णय में व्यापक संशोधन किए गए और विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की व्यवस्था पहली बार उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर प्रारंभ हुआ है और जिसमें 1200 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 1200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को आज ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर। मेरा ये मानना है कि चिकित्सक के प्रति
एक सामान्य नागरिक के मन में एक बड़ा सम्मान का भाव है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस भावना का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि व्यक्ति जब अधिकाधिक व्यावसायिक बुद्धि से काम करने लगता है तो वह समाज और आम जन की भावनाओं का और उनका समर्थन एक प्रकार से खोता हुआ दिखाई देता है। एक भावना पहले होती थी डॉक्टर को कि इस धरती पर भगवान के रूप में और लोग उसकी पूजा करते थे, वह अपनी अत्यधिक व्यावसायिक वृत्ति के नाते इस क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने, चिकित्सकों ने उसको खोया है। लेकिन आज जब शासन ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना प्रारंभ की, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रारंभ करके प्रत्येक उस जरूरतमंद व्यक्ति को जो पहले बीमार होता था तो मान लिया जाता था कि अब वह उसके लिए एक असाध्य बीमारी असाध्य हो गई है, आज उसे 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। कमोबेश एक बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधा से आच्छादित हुई है। दूसरा, प्रदेश के अंदर हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जितने भी चिकित्सा केंद्र हैं, इनमें मुफ्त में चिकित्सा सुविधा प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होती है। यानी एक बड़ी आबादी जब निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रही है तो उस प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों का भाव हर एक स्तर पर हम लोगों को देखने को मिलता था। और ये कौन भूल सकता है, पूरी दुनिया पिछले 18-19 माह से कोरोना महामारी का सामना कर रहा है। जनपद बहराइच के केसरगंज थाना अंतर्गत ग्राम दनावल में जमीनी रंजिश के कारण हुई मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सीएससी केसरगंज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के अनुसार भगवती प्रसाद पुत्र नन्हू उम्र 45 वर्ष अपने खेत किया हुआ था। वहीं विपक्षी सुंदर से जमीन के मामले को लेकर आपस में विवाद हो गया। सुंदर ने अपने साथियों विद्याराम, रंजीत और संतोष के साथ मिलकर भगवती प्रसाद पर हमला बोल दिया। जब तक भगवती के परिजन वहां पहुंचते तब तक भगवती मरणासन स्थिति में पहुंच चुका था। आनन फानन में उसे सीएससी केसरगंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 304 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 20/11/2021 को समय करीब 8 बजे थाना कैसरगंज पर रंजीत कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी दरावल ने लिखित सूचना दिया कि उनके पिताजी को उनके विपक्षीगण रंजीत पुत्र राम नरेश, संतोष पुत्र कृपाराम, सुंदर पुत्र संत और विद्याराम पुत्र छोटन यादव द्वारा लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया गया। उन्हें सीएससी कैसरगंज ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर थाना कैसरगंज पे 304 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।